था, देश का विभाजन और बंगाल का विभाजन हिंदू मुस्लिम का आधार पर हुआ था, और उसी राजनीति से उभर करके बंगाल आया है। इसलिए यहाँ धर्म का राजनीति नहीं होता, ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा हुआ है। जैसे कि अपने देश में मुसलमानों को केवल वोटर बना के रखा गया है, और वो भी अपना विचार सोच कुछ नहीं है, उनके नेता या तो इमाम या तो धार्मिक समाज के नेता जो बोलते हैं वही करते, और उनको साथ में लेके खरीद करके अपना मुस्लिम वोट लिया जाता है। जो उनके पिलर थे पार्टी के, पार्टी को खड़ा करने में बड़ा योगदान था, पार्टी को सत्ता में लाने में योगदान था, आज वो पार्टी छोड़ के चले गए। ये भी एक पॉलिटिकल एक्सीडेंट है। अब वो एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को भी चोट लग सकती है, दुनिया में हम हैं तो हमें भी, किसी को भी हुआ भी, तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर किसी कारण से हुआ तो इंक्वायरी होना चाहिए, उसको लेकर ड्रामा क्यों होना? पूरा बंगाल में रास्ते में उतर कर हल्ला करना, भाजपा ऑफिस में तोड़ फोड़ करना, हम जिम्मेदार है क्या? यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर ही सुरक्षित नहीं है तो हमारे जैसे लोग क्या, बाकी लोग क्या है? Hi everyone, welcome to another episode of Epicenter, our video series on the Bengal election, since Bengal right now is the epicenter for all the political action in the country. Today we have with us Mr. Dilip Ghosh, who's the state president of Bengal BJP. He's been very, very instrumental in BJP making massive inroads in the state, creating such a stronghold, so much so that now they've become the biggest threat to Mamata Banerjee retaining power in the upcoming election. Sir, thank you so much हमसे बात करने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक ये सवाल का जवाब में बहुत इंटरेस्टेड होंगे। सर, पिछले 7-8 साल पहले तक बीजेपी इलेक्टोरली बंगाल में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थी। अगर हम 2009 से बात करें, लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिला, 2011 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को कोई भी सीट नहीं मिला, 2014 में 2 सीट्स, 2016 में 3 सीट्स, लेकिन 2019 में 18 सीट्स मिले बीजेपी को। इट वाज अ शॉक टू एवरीबडी। आप अगर हमें समझा सकते हैं कि क्या काम बीजेपी ने किया है पिछले 7-8 सालों में, जिसके वजह से बीजेपी स्टेट में इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया, इतने मुकाम पे पहुंच गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, बूथ लेवल में, स्टेट लेवल में क्या काम बीजेपी ने किया है कि ऐसा प्रदर्शन बीजेपी 2019 में कर पाया? 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में हमारी सरकार आई, उसके काम, उसका उपलब्धि देश में एक लोगों के मन में एक विश्वास पैदा किया। जो भ्रष्टाचार चरम पर था, लोगों को लग रहा था कि ये देश को बचाना मुश्किल है, राजनीति से कुछ होने वाला नहीं है, मोदी जी ने उसका मोड़ घुमा दिया। और यहाँ भी मुझे जिम्मेदारी दिया गया, 15 में मैं महामंत्री बना और उसी साल मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया। तो हम लोगों ने बूथ लेवल से धीरे धीरे काम शुरू किया। बंगाल की पॉलिटिक्स का विशेषता है, हर बात में आंदोलन, एजिटेशन, लोग इसको पसंद करते हैं, रास्ता में देखना चाहते हैं पार्टी को। तो हम लोग रास्ता में आए धीरे धीरे, आंदोलन के साथ साथ प्रशिक्षण का शुरू किया कार्यकर्ताओं का, नौजवान कार्यकर्ता धीरे धीरे जुड़ने लगे, और हमारी ऊपर जहाँ आक्रमण हुई, बाधाएँ, उसको भी हमने जम करके सामना किया, कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहे। फिर 2016 में जो चुनाव हुआ उसमें भी हमको थोड़ा सा सफलता मिली है। अभी तक का विधानसभा में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सीट्स एवं वोट्स एवं टोटल सीट 3 और 10.5 के आसपास परसेंट हमको वोट मिला है। 14 में 17% वोट हमको मिला था लोकसभा में। तो हर बार ऐसा होता है, ऊपर उठते हैं फिर नीचे चले जाते हैं, 4-5%, 5%, 6% में रहते हैं, लेकिन 10% के ऊपर आए। फिर जो हमारा काम रहा राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का, माननीय अमित भाई प्रेसिडेंट थे, उनका लगातार प्रवास 2-2, 3-3 दिन तक कार्यकर्ताओं को दिशा देना, प्रशिक्षण कराना, छोटी मोटी बातों को ध्यान देना, और 3-4 कार्यकर्ताओं को ऑब्जर्वर के नाते यहाँ भेजना। शिव प्रकाश जी, कैलाश जी, ऐसे लोग आए, काम किए, तो उसका लाभ हमको मिलने लगा। कार्यकर्ताओं में विश्वास आया, लोगों में भी एक चिंतन शुरू हुआ कि कब तक ऐसा चलेगा, बंगाल में आखिर अब पीछे जा रहे हैं, हमको भी मेन सीमा आना चाहिए, हमारी भूमिका को अदा करना चाहिए। और हिंसा का भी दौर चला, हम उसका मुकाबला किए, और फिर एक बाई इलेक्शन हुआ तो उसमें हमारा इंक्रीज होने लगी वोट। पंचायत इलेक्शन 18 में हुआ तो उसमें भी लगभग 35-40% तक एक वो जिला में हमको वोट मिला, बल्कि चुनाव में नॉमिनेशन नहीं करने दिए, आधा वोट डालने नहीं दिए, गिनती होने के बाद भी लूट लिए। ये सब हुआ है, लेकिन लोगों का एक मूड पता चला कि लोग परिवर्तन चाहते हैं, और फिर आगे हम उसको 2 साल और काम किया कि परिणाम आने लगे, और फिर ये हुआ। मोदी जी का विशेष दृष्टि रहा, और फिर 5 साल सरकार का भी उपलब्धि का
रहा, लोगों में विश्वास आया कि देश में अगर भ्रष्टाचार बंद हो सकता है, बंगाल की भ्रष्टाचार भी कम हो सकती है, बंद हो सकती है बीजेपी के द्वारा, इसीलिए हमारी तरफ झुकने लगे लोग। सर, हिस्टोरिकली भारत में लोग लोकसभा में अलग वोट करते हैं और असेंबली इलेक्शन में अलग वोट करते हैं। अगर हम दिल्ली का एक एग्जांपल दें, 2014-2019 में बीजेपी सारे सीट्स दिल्ली में जीती, लेकिन जब एक साल बाद असेंबली इलेक्शन के टाइम पे आम आदमी पार्टी का पूरा लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ। आपको डर है कि ये बीजेपी बंगाल में भी ऐसा हो सकता है? कई राज्यों में ज़्यादातर जगह हम जहाँ पावर में होते हैं वहाँ नेशनल इलेक्शन में हम सफल होते हैं। बहुत कम जगह ऐसा होगा। जब हारे 2004 में तो सब जगह हारे हम बंगाल में, और जहाँ भी हम संगठन का आधार पर लड़ाई लड़े और जीते वहाँ हमारी सीट ठीक रही, वोट भी ठीक रही। लोकसभा में, विधानसभा में हारने के बाद भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में हम जीते, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में। बंगाल में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कभी हम 17% से ऊपर नहीं गए थे, पहली बार गए। और उसके पहले पंचायत चुनाव में भी इसका रिफ्लेक्शन हुआ था। लोगों को जो वोट डालने नहीं दिया, लोगों ने उसका बदला लोकसभा में लिया, वोट डाला, और 2 करोड़ 30 लाख वोट हमको मिला। 14 में 86 लाख मिला था। देश भर में वैसे उत्थान हुआ, और फिर वो लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ भाजपा जीत सकता है। लोग चाहते तो थे भी भाजपा को, लेकिन घर के सामने नहीं दिखता था, रोड पर नहीं दिखता था। भाजपा जीतेगा किसी को उम्मीद नहीं था। एक बार हमने उस भ्रम को तोड़ दिया, तो आज हमको ये कॉन्फिडेंस है कि हम बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाएंगे। सर, आप बंगाल की राजनीति में बहुत टाइम से हैं। आप बीजेपी बंगाल के वन ऑफ द ओल्डेस्ट लीडर्स हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ एज बट इन टर्म्स ऑफ योर एसोसिएशन विद द बीजेपी। सर, क्या आपको लगता है कि पिछले 6-7 साल या 5 साल पहले तक बंगाल में धर्म के नाम पे राजनीति इतने हद तक, एटलीस्ट दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में नहीं थी? आपको लगता है कि ये बंगाल में शुरू हुआ है, और अगर शुरू हुआ है तो क्यों शुरू हुआ है? देखिए, देश का जो विभाजन हुआ, देश का स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल सबसे ज़्यादा उसका टारगेट रहा। हम उसका बलि चढ़ गए। वो धर्म का आधार पर हुआ था। देश का विभाजन और बंगाल का विभाजन हिंदू मुस्लिम का आधार पर हुआ था, और उसी राजनीति से उभर करके बंगाल आया है। इसलिए यहाँ धर्म का राजनीति नहीं होता, ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा हूँ मैं। पर सर, शायद लेफ्ट की वजह से अभी तो ये भी नहीं कह सकते कि लेफ्ट नहीं करता और है, लेफ्ट भी कभी इसका व्यतिक्रम नहीं रहे। जहाँ 25% मुस्लिम या उसका ऊपर ज़्यादा हम मुस्लिम कैंडिडेट दिए। अगर वो सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते हैं तो वह हिंदू कैंडिडेट दूसरे देते, नहीं दिया कभी, वो भी जानते थे। और उन्होंने भी मुसलमानों को इकट्ठा किया, प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स किया। जब मुसलमान उनसे हटा, वो हार गए। कांग्रेस भी वही करता था, ITMC उससे ज़्यादा कर रहा है। मुसलमानों में OBC निकाल करके OBC रिजर्वेशन दे रहा है, उनके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स, ITI, पॉलिटेक्निक, स्कूल, हज हाउस, यूनिवर्सिटी, उनके लिए अलग भत्ता, सब दे रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये ज़्यादा दिन चलेगा, क्योंकि इसका सही विकल्प नहीं था। आज भाजपा विकल्प के रूप में विकास की राजनीति लेके आया है, और इसलिए लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। मुस्लिम जो लिखे पढ़े युवा हैं वो भी बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी नौकरी करने के लिए गुजरात जाना पड़ता है, हरियाणा जाना पड़ता है। यहाँ नौकरी नहीं है, उन शिक्षा से पीछे हैं, सामाजिक दृष्टि से पीछे हैं। साचार कमेटी का जो रिपोर्ट आया है उसमें ये कहा गया कि बंगाल के मुस्लिम देश में सबसे पीछे है। तो उसके लिए भाजपा कभी जिम्मेदार नहीं था। ये सारे पार्टियां थी जिन्होंने उनका वोट लिया, उनके लिए बड़ी बड़ी बातें की, और उनको अलग रखा समाज से। भारतीय भी बनने नहीं दिया, वोटर बना कर रख दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जब सबका साथ सबका विकास की राजनीति शुरू किया, तो ये सब उसका लाभ भी मिल रहा है। केंद्र सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं जो गरीब के लिए। सबसे ज़्यादा लाभान्वित बंगाल के मुसलमान हुए, क्योंकि ये गरीब है। चाहे शौचालय हो, चाहे आवास योजना का घर हो, चाहे भत्ता हो, चाहे गैस हो, चाहे कुछ भी हो, गैस सिलेंडर, चावल जो भी मिलता है केंद्र सरकार का दिया हुआ है। आज लोगों को लग रहा है कि ये तो सही है, केंद्र ही हमको दे रहा है, बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ कोई भेदाभेद नहीं है। बीजेपी का इसमें हाथ है? नहीं, बीजेपी कभी नहीं किया है सांप्रदायिक राजनीति, बीजेपी कभी नहीं। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं और सीधा सीधा बोलते हैं। कानून संविधान के दायरे में रह कर हम राजनीति करते हैं। कोई नहीं बोल सकता है कि हम संविधान का कभी उल्लंघन किया या तो कानून के बाहर गया। जिन लोग करते हैं, संविधान को नहीं मानते, वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। हाँ, बात सही था कि हम लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, लोगों को समझा नहीं पाए। आज लोग समझ रहे हैं। मीडिया, सोशल मीडिया सब स्ट्रांग हो गया। मीडिया को खरीदा जा सकता है, सोशल मीडिया में सारा बात आता है। हम क्या बोल रहे हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो लोग आज समझ रहे हैं कि नहीं, भाजपा को चांस देना चाहिए। सर, जो लीडर्स TMC, इतने तादाद में TMC को छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं,
आपके हिसाब से कौन लीडर है जिसके बीजेपी में आने से सबसे ज़्यादा धक्का टीएमसी को लगा है और बीजेपी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है? ये क्रम चला है। ये लोकसभा चुनाव को पहले 3 सिटिंग एमपी हमारे पार्टी में आए, राज्यसभा के मुकुलदा और लोकसभा के अनुपम हाजरा और सौमित्र खान आए, 2 युवा। और फिर सिलसिला चलने लगा। फिर अब शुभेंदु अधिकारी आए, राजीव बनर्जी आए, अर्जुन सिंह आए और 2-3 मेयर आ गए हैं। शोभन बाबू आए, जितेंद्र तिवारी आए, जो उनके पिलर थे पार्टी के। पार्टी को खड़ा करने में बड़ा योगदान था, पार्टी को सत्ता में लाने में योगदान था। आज वो पार्टी छोड़ के चले गए। आज तो लोग जुटाने के लिए उनके पास नहीं है, चुनाव प्रचार करने के लिए उनके पास फेस नहीं कि जिनकी भाषण सुनने के लोग आए, और बल्कि ये लोग उनका उल्टा आज उनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए संकट में तो है टीएमसी जरूर। हम अपना संगठन खड़ा किया था, लाखों कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उनका आधार पर पार्टी आगे बढ़ रहा था। और जब पार्टी जीतने लगा तब आने लगे। एक समय था 6 महीना साल भर पहले कि हम अपने लिए नेता ढूंढ रहे थे, किसी को ले आए, हम अपने लिए लाते थे। आज जो भी आ रहे हैं वो खुद के लिए आ रहे हैं। भाजपा सफिशिएंट है, जीत सकता है, बदल कर सकता है, लेकिन उनको जिनको लग रहा है कि वो वहाँ सेफ नहीं है, या तो जो करना आए थे वो उस पार्टी में संभव नहीं है, तो भाजपा से संभव है नया बंगाल निर्माण, तो हमारे साथ आ रहे हैं, हम स्वीकार करते हैं। भाजपा में क्या संभव है सर? आपको क्यों लगता है कि वो छोड़ रहे हैं टीएमसी और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? क्या उनको बीजेपी में मिल रहा है जो उनको टीएमसी में नहीं? देखिए, टीएमसी एक ऐसा पार्टी है जहाँ तो ना लोकतंत्र है, ना कोई कार्यकर्ताओं का सम्मान है, ना सुरक्षा है। सब अपने को वहाँ वंचित पीड़ित समझते हैं, सम्मान तक नहीं है। और सब कुछ देने के बाद भी उनको लग रहा है कि उनको सम्मान नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला, कर्मचारी जैसा ट्रीट किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता भी यहाँ सम्मान के साथ काम करता है। मैं तो 5-6 साल पार्टी में आया हूँ, मुझे महामंत्री अध्यक्ष बनाया गया, फिर एमएलए एमपी भी बनाया गया, लोग देख रहे हैं। और मैं एक सामान्य कार्यकर्ता, एकदम गांव से आता हूँ, किसान की परिवार से, तो मुझे पार्टी ने सामने रखा है, तो मुझे प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिली, परिचय मिली, पार्टी को लाभ मिला। तो बाकी भी जो आए हमारे साथ और आ रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि हाँ, यहाँ तो दूसरा है, यहाँ सबका अधिकार है, बराबरी है, सम्मान है। हम वही बोलते हैं, लोग बोलते हैं क्या लेने आए, हमें नहीं मालूम क्या देंगे, कुछ नहीं देता, हम झंडा देते हैं हाथ में, और वो झंडा के तहत सब कुछ मिलता है, इसलिए झंडा के लिए हम काम भी करते हैं। सर, टीएमसी का एलिगेशन है कि बीजेपी उनके लीडर्स को पोच कर रहा है लाखों करोड़ों रुपए देकर। वो ये भी कहते हैं, ये भी एलिगेशंस है कि बहुत सारे सेलिब्रिटी कैंडिडेट्स जिन्होंने ज्वाइन किया है बीजेपी के, उनके लिए फ्लैट्स खरीदे हैं। आपको इसमें क्या कहना है? क्या मुझे तो इस प्रकार कोई कंप्लेंट सुना नहीं, मुझे कोई बताया नहीं कि कोई रुपया लिया है, कोई दिया है, किसी को कुछ दिया है। मैं तो बोलता हूँ मैं झंडा देता हूँ पार्टी का। और हमारे जो सामान्य कार्यकर्ता, 136 कार्यकर्ता की हत्या हुई है राजनीतिक हिंसा में, हम वादा किया है हर परिवार को 5 लाख रुपया देंगे, वो देते हैं हम, लेकिन वो कुछ भी नहीं है एक परिवार के सामने जिसका अभिभावक चला गया है। तो पार्टी इतना कर सकता है, उनके साथ खड़ा है। और ये कल्चर किसने शुरू किया? ममता बनर्जी ने शुरू किया। उनको 211 सीट मिली 294 में से, फिर भी 10 लोगों को तोड़ के लाया सीपीएम कांग्रेस से। क्यों लाया? क्या कमी थी आपकी? ये कल्चर क्यों लाया आपने पार्टी तोड़ने का? और वो भी ऐसे खुशी खुशी आए नहीं है, एसपी पुलिस के द्वारा फ़ोन करा के, डरा धमका के कि आओ नहीं तो तुमको एनडीपीएस केस दे देंगे, गांजा केस देगा, अंदर करा देंगे। एक एमएलए बोलता है, उसको लाते हैं। 2011 में सत्ता में आने के बाद डरा धमका करके म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, जिला परिषद सबको तोड़ तोड़ के लाए। आज वही लोग वहाँ मजबूरी में गए और मजबूरी में रहे, मौका मिलते ही तो पार्टी छोड़ के आ रहे हैं इधर। सर, संडे को पीएम मोदी का जो रैली था ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, उसमें मैं थी और हमने बहुत सारे बीजेपी सपोर्टर्स, कार्यकर्ताज, वर्कर्स से बात किया और हमने सबसे पूछा कि आप कौन चाहते हैं कि बीजेपी से आपका सीएम कैंडिडेट कौन हो। सबने यही कहा, जो बीजेपी का स्टैंडर्ड आंसर है कि जो सेंट्रल लीडरशिप तय करेगा या जो कोर कमेटी तय करेगी उससे वो खुश होंगे। लेकिन जब मैंने लोगों का पर्सनल ओपिनियन पूछा, सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि दिलीप घोष हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने। क्या आप बंगाल के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं? मैं भी वही बोलूँगा, पार्टी जो तय करेगा, ये हमारी पद्धति है। हम इसी सिस्टम में, डिसिप्लिन में काम करते हैं और पार्टी जिसको जो काम का योग्य समझता है, जिम्मेदारी देता है, वो काम में हम लग जाते हैं। ये हमारी पार्टी की परंपरा रही है। तो इसलिए मैंने कभी सोचा था नहीं कि राजनीति करना मुझे, मैं तो आरएसएस का सामाजिक काम में था। जिम्मेदारी संघ ने भेजा कि राजनीति क्षेत्र में काम करना चाहिए। पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी दी, मैं करने का प्रयास किया, तो यहाँ पहुँचा मैं आज। और इतने 5-6 साल से जिन कार्यकर्ताओं के साथ हम काम कर रहे हैं, सुख दुख में साथ रहे, उनके ऊपर अत्याचार हम पहुँचे गए, आज उनको लग रहा है कि हाँ, दिलीप तो हमारे साथ हैं,
हमारे नेता हैं तो उनको सामने देखना चाहती है, स्वाभाविक है। लेकिन सर्वोपरि पार्टी का ही ये काम है और पद्धति के अनुसार जीते हुए जो विधायक वो अपने नेता चयन करते हैं, वही निर्णय होता है। पार्टी जीतने के बाद पार्टी तय करेगी कौन यहाँ का विधानमंडल का नेता होंगे। सर, ये जो पॉलिसी है बीजेपी की बहुत सारे स्टेट्स में कि हम पहले अपना चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट अनाउंस नहीं करेंगे, ये कुछ जगहों में काम किया है, उत्तर प्रदेश में काम किया है, लेकिन बहुत सारे जगहों में ये काम नहीं किया है। जब दिल्ली में बीजेपी हारी थी तब स्वपन दास गुप्ता ने खुद एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि मोदी शाह कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट एवरीवेयर एंड इन सम स्टेट्स लाइक in Bengal you do need a CM face। आपको लगता है कि CM face नहीं डिक्लेयर करना बीजेपी के लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है यहाँ पे? में हम लोग लगभग 5 बार हारे पिछले चुनाव में से। उसमें सुषमा स्वराज को भी एक बार प्रोजेक्ट किया गया, एक बार किरण बेदी को भी प्रोजेक्ट किया गया था, कहाँ जीता बार? पार्टी तो अपने कार्यकर्ताओं को बलबूते पर जीतता है, अपने कार्य पद्धति, अपने विचारधारा, अपने नेतृत्व पर। आज पश्चिम बंगाल में जो हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ की सामान्य कार्यकर्ता, जमीनी स्तर पर काम करने वाले, बूथ स्तर पर काम करने वाले, वही जिताते हैं पार्टी को। उनके बलबूते पर आगे जा रहे हैं। लोग उनको देख रहे हैं कि ये भाजपा का कार्यकर्ता इतना मार खा रहे हैं फिर छूटे नहीं। जो 136 कार्यकर्ता की हत्या हुई है, ये सब पिछड़े वर्ग के समाज का, ST, SC, OBC, माइनॉरिटी सोसाइटी से आते हैं लोग। वही तो ये लोग जब तय कर लिया जीतेंगे तो कोई नहीं रोक सकता है। अब इनकी मनोबल इतना ऊँचा है तो दीदी की मनोबल गिर रही है, हमको देख करके नाटक करना पड़ रहा है। तो यही लोग हमको आगे बढ़ाए, यही लोग हमको जिताएंगे। सर, ये जो बंगाल के 30% मुस्लिम वोटर्स हैं, सारे पार्टीज़ उनको परस्यू कर रहे हैं, चाहे वो TMC हो, चाहे वो थर्ड फ्रंट हो, कांग्रेस, ISF और लेफ्ट का जो संगठन बना है, सब लोग उनको परस्यू कर रहे हैं। क्या बीजेपी भी परस्यू कर रहा है? ये देखिए, किसी कम्युनिटी, किसी जाति धर्म के आधार पर राजनीति भाजपा नहीं करता है। जो हम बोलते हैं वही करते हैं। एक बार माननीय मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, उनको कोई पूछा था कि बंगाल के कि गुजरात के मुसलमानों के लिए आपने क्या किया है, तो उन्होंने बोला था ना हिंदू के लिए ना मुसलमानों के लिए, हम किसी के लिए कुछ नहीं किया, हम गुजरात के 6 करोड़ लोगों के लिए किया है। ये हमारी निर्णय है, ये हमारी विचारधारा है, कार्य पद्धति इसी आधार पर करते हैं। इसलिए सबका साथ सबका विकास की जो नारा है उसके अंदर ये सब बातें हैं। और ये काम करने के बाद लोगों का विश्वास जीता हम लोगों ने, सबका विश्वास भी हुआ है। 14 साल में देश भर में 17 करोड़ वोट मिला था, अभी 24 करोड़ हो गया है। तो क्यों? लोगों का विश्वास जीता है हमने। और हम गैर निजी नहीं करते हैं, जाति भाषा पर नहीं करते हैं, संविधान के आधार पर काम करते हैं। सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि मुस्लिम वोट इस स्टेट में डिवाइड हो जाएगा और सबसे बड़ा बेनिफिट ये बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि जो मेजॉरिटी वोट्स का जो कंसोलिडेशन है या हिंदू वोट्स का कंसोलिडेशन है वो बीजेपी के हक में जाएगा? जैसे कि अपने देश में मुसलमानों को केवल वोटर बना के रखा गया है और वो भी अपना विचार सोच कुछ नहीं है, उनके नेता या तो इमाम या तो धार्मिक समाज के नेता जो बोलते हैं वही करते हैं और उनको साथ में लेके खरीद करके अपना मुस्लिम वोट लिया जाता है। ये उस समाज के लिए ठीक नहीं, असम्मान है। इस लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति अपना स्वतंत्र है, अपना हिसाब से पार्टी करना, अपना चुनाव लड़ना, अपना वोट देना क्यों नहीं होगा? होना चाहिए। आज जैसे 3 तलाक बिल लाया, 3 तलाक को हटाया हम लोगों ने, वो देश के बाकी महिलाओं को जो अधिकार था उनको नहीं था, आज वो अधिकार दिया गया है। मुस्लिम समाज भी सोच रहा है कि इतने साल हो गया, देश स्वतंत्र होने के बाद भी उनका समाज पीछे है, बंगाल में सबसे पीछे है, तो उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। देश की जो प्रगति हो रही है तो उनके लिखे पढ़े तबके आज सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हो रहा है वो भाजपा के साथ आ रहे। काफ़ी लोग जुड़े हैं, लिखे पढ़े लोग, आगे भी जुड़ेंगे और वोट भी देंगे हमको। सर, बंगाल में जो मठुआ कम्युनिटी है या नामशूद्रा कम्युनिटी है, इस बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी उनको काफ़ी परस्यू कर रहा है। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये कम्युनिटी बीजेपी के लिए इस बार? नहीं, समाज में, देश में जहाँ भी इस प्रकार पिछड़ा समाज है, पूरा देश में आप देखिए, सबसे ज़्यादा संगठन हमारा उनके अंदर है, हमारी तरफ सपोर्ट है उनका। और जितना भी MLA MP देश में है पिछड़ा वर्ग के, हमारे पार्टी में सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार जो पिछड़े लोग हैं, इतना दिन तक मेन स्ट्रीम से बाहर रहे, उनको ये विकास की लाभ नहीं मिली है, उनका बीजेपी पर पूरा भरोसा है और बीजेपी ने करके दिखाया है। तो बाकी देश में हम जीते थे, आप बंगाल के लोग भी समझने लगे, हम जीतने लगे। बहुत इंपॉर्टेंस देख रहे हैं बीजेपी। तो इसीलिए लोकसभा चुनाव में भी एक नमशूद्र, राजवंशी, ST SC जो क्षेत्र है उसमें सब जीता है हमने। लोगों ने भाजपा पर अपना समर्थन जताया, विश्वास जताया है, वोट दिया है, तभी तो हम जीता है। और इसका कारण है कि उन समाज के अंदर हमने लीडरशिप तैयार किया है। वो बेचारे वोट देने के लिए आप पैदा हुए और कुछ नहीं उनको मिलता था।
आज उनके लोग आकर के अपना विषय रख रहे हैं। हमारे युवा जो एमपी हैं, आप लोकसभा में देखिए, उन सोसाइटी से आते हैं, वो वहाँ बोलते हैं, उनको अधिकार दिया जाता है, वो यहाँ उनको मानते हैं लोग, ये हमने किया है। तो इसीलिए यहाँ की भी जो जितना पिछड़ा समाज के लोग हैं, पिछड़ा जो भी हो, वो सब भाजपा की तरफ मुड़ रहे हैं। सर, जो गोरखा जनमुक्ति के मोर्चा के साथ जो अलायंस बीजेपी का था, 12 साल तक वो अलायंस चला, उनके वजह से लोकसभा के काफ़ी सीट्स दार्जिलिंग से जीता है बीजेपी। आपको ये जो अलायंस जो टूट गया है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या बीजेपी का इससे काफ़ी ड्रॉबैक होगा? लोकल पार्टी होती है ना, उनकी कुछ मजबूरी रहती है, उससे ज़्यादा मजबूरी हमारी रहती है। यहाँ किसी विषय पर हम यहाँ कमेंट करते हैं तो पंजाब में, आसाम में, गुजरात में उसका उत्तर देना पड़ता है। इसलिए हम राष्ट्रीयता का उधर पर प्रत्येक देशवासी के लिए बात करते हैं। वो लोग छोटे छोटे विषय पर राजनीति करते हैं, लोकल इशू पर उनको प्रॉब्लम रहता है, कई बार पासा पलट होता है, सत्ता बदलता है, उनको बदलना पड़ता है। तो ऐसे कई हमारे पुराने पार्टनर जो अकाली थे, शिवसेना थे, वो भी गए, तो वो हमारे लिए नहीं गए, वो अपने मजबूरी का कारण गए। इनके साथ भी वही हुई, 3-3.5 साल विमल गुरुंग बाहर रहे, उनका ऊपर और राष्ट्र विरोधी कानून का केस लगाया गया, 76 केसेस डाला गया। जो कभी ममता बनर्जी को माँ बोलते थे, आज उनको सौतेला माँ बना दिए, और दूर चले देश बंगाल से बाहर रहे, अब उनको फिर पाँव पड़कर फिर आना पड़ा। ये उनकी प्रॉब्लम्स है। हम तो जहाँ वो राजनीति करते हैं, वहाँ के लोग पहाड़ के लोगों के साथ हैं, उनकी विकास चाहते हैं। कोई जाति भाषा नहीं है, पूरा पहाड़ आज वंचित है, विकास से दूर है, भ्रष्टाचार वहाँ भी चरम पर है। लोग वहाँ से निजात पाना चाहते हैं, इसलिए बार बार लोकसभा में जिताया, इस बार विधानसभा में जिताएंगे। बाकी वहाँ की छोटी छोटी पार्टियाँ सब हमारे साथ आ गए हैं। तो जो पहाड़ के साथ धोखा किया, पहाड़ उसको दोबारा स्वीकार नहीं करेगा। सर, बीजेपी हिल से खुद फाइट करेगा या जेएनएलएफ और दूसरे स्मॉलर पार्टीज को सपोर्ट करेगा? पिछले बार जेएनएलएफ का कैंडिडेट बाई इलेक्शन में जीते, हमारे सिंबल लेकर के। नीरज जिम्बा जी दार्जिलिंग से जीते। तो ऐसा ही कुछ होगा। बाकी भी ग्रुप के साथ बातचीत चल रही है। हम चाहेंगे भाजपा का सिंबल पर सब लड़े, जीते और विकास में भागीदारी लें। सर, कल जो नंदीग्राम में ममता बनर्जी को इंजरी हुआ है, उसके बाद जो हमने देखा है कि जो राजनीति बाहर निकल के आई है, ब्लेम गेम शुरू हो गया है। आपको नहीं लगता कि ऐसे सिचुएशन में पॉलिटिक्स को साइड में रख के अपने लीडर्स के लिए कंपैशन और केयर दिखाना चाहिए, कंसर्न दिखाना चाहिए? अभी सब कह रहे हैं कि वो ड्रामा कर रही हैं, वो इसलिए कर रही हैं, वो कर रही हैं, सिंपैथी वोट लेने की कोशिश कर रही हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये भी एक पॉलिटिकल एक्सीडेंट है। अब वो एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को भी चोट लग सकती है। दुनिया में हम हैं तो हमें भी, किसी को भी हुआ भी, तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर किसी कारण से हुआ तो इंक्वायरी होना चाहिए। उसको लेकर ड्रामा क्यों होना? पूरा बंगाल में रास्ते में उतर कर हल्ला करना, भाजपा ऑफिस में तोड़ फोड़ करना, हम जिम्मेदार है क्या? कोई खंबा गाड़ा था तो उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं के सत्ताधारी लोग गाड़े थे, उसमें टकराया गाड़ी। ड्राइवर की गलती है कि गाड़ी की गलती है, वो तो देखना चाहिए। चोट तो लगा है तो उसको ट्रीटमेंट होना चाहिए। ना अपने पुलिस पर विश्वास है, ना अपने हेल्थ डिपार्टमेंट का ऊपर। वहाँ अगर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, थोड़ा सा चोट के लिए ट्रीटमेंट वहाँ भी हो सकती है। क्यों कलकत्ता भागे आए? जो पुलिस मंत्री खुद वो होम मिनिस्टर है, जो पुलिस उनका जेड प्लस कैटेगरी का सुरक्षा देती है, उस पुलिस पर भरोसा नहीं है। इस प्रकार बातें कर रहे हैं तो पुलिस को सस्पेंड करो। अगर पुलिस पर भरोसा नहीं तो सेंट्रल फोर्स मांगो, हम देते हैं, हमारा होम मिनिस्टर तैयार है। और अगर नहीं हुआ, उनका कहने का अनुसार किसी ने धक्का मार के गया है, तो पुलिस किस काम का है? जेड कैटेगरी किस काम के लिए? हमारे लाखों लोग काम कर रहे हैं, हत्याएं भी हुई हैं, कोई न्याय नहीं मिला है। तो आप एक चीफ मिनिस्टर, आपकी सुरक्षा में इतना बड़ा सेंध कैसे लग सकता है? इसका भी विचार होना चाहिए। इसलिए हमने पुलिस पर भरोसा नहीं, सीआईडी पर भरोसा नहीं, तो सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। वो भी डिमांड, हम तो पहले मैंने डिमांड किया कि चीफ मिनिस्टर की मामला है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, होना चाहिए सीबीआई इंक्वायरी। तो वो लोग भी डिमांड करें, और नहीं करेंगे क्योंकि दाल में कुछ काला है, सारा कुछ सामने आ जाएगा। ये ड्रामा तो हार रही हैं, नैतिक हार चुकी है ममता बनर्जी। उनके नेता भाग क्या रहे हैं पार्टी छोड़ करके, कोई चुनाव प्रचार में जाने के लिए तैयार नहीं है, सभा में लोग नहीं आएंगे, तो क्या करें? कोई बहाना तो लेना चाहिए। आपकी एक्सीडेंट होगी, उसकी भाजपा दाई है, उसके मोदी दाई है क्या? उनको गाली दे रहे हैं, गवर्नर मिलने गए उनको वोटिंग किया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है। ये कौन सा तरीका है? इसका मतलब मामला कुछ और है, दिखाया जा रहा है कुछ और है। सर, जो सारे पोल प्रेडिक्शंस जो अभी तक आए हैं, सब में कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का टीएमसी ही नंबर 1 पोजीशन पे आएगी, बीजेपी नंबर 2 पोजीशन पे आएगी। आपको लगता है कि ये चेंज होगा? देखिए, ये जो पोल होती है ना, ये जो
ओपिनियन पोल होता है, तो ये तो विशेष किसी उद्देश्य को लेकर होता है। और कुछ भी हो, मुझे कुछ सोचना नहीं, हम तो ओरिजिनल पोल में विश्वास करते हैं। उसका रिजल्ट 2 मई के आएगा। एग्जिट पोल भी कई बार फेल होता है, पिछले लोकसभा में हमने फेल किया सबको। उस समय भी कई पोल आया था, हर महीना मुझे पूछते थे ऐसे आपके जैसे लोग क्या होगा। हमने जो होगा तो चुनाव का रिजल्ट का ही होगा, और भाजपा 19 में हाफ और 21 में साफ वो करेगा, किया हमने। ये होता है राजनीति, ये होता है संगठन, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास। तो ये भी कुछ विशेष उद्देश्य के कारण हो रहा है, या तो फिर मानो अभी चुनाव शुरू ही नहीं हुआ है, हमारा तो कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, हम तो मैदान में उतरे ही नहीं, एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी। तो स्वाभाविक उसमें अगर लग रहा है कि बढ़ रहा है हमारा हर फेज में है। अभी तो एक पहली मीटिंग हुई ब्रिगेड में मोदी जी का, देखिए उसका परिणाम क्या होता है। 2 फेज का चुनाव का हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है, नॉमिनेशन शुरू हुआ है, देखिए उसका क्या होता है। पूरी बाकी है, अभी तो हमारे बड़े नेता उतरे नहीं, हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, संगठन तैयार है, प्रचार शुरू होने वाला है, तो अगले 15 दिन में सारा हवा बदल जाएगा। सर फाइनल क्वेश्चन, ये 8 फेज पोल जो बंगाल में डिक्लेयर हुआ है, ये आपके हिसाब से क्यों हुआ है, और आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें बीजेपी को मिलेगा? देखिए, बंगाल के लोग चुनाव आते ही डरते हैं, पूछते हैं दादा कैसे वोट डालेंगे। क्यों पूछते हैं, बाकी का क्यों नहीं पूछते हैं? यहाँ की पॉलिटिकल हिंसा, यहाँ और पोलिंग जो वायलेंस होती है बहुत भयंकर होता है। पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए, देश में कहीं पर कुछ नहीं हुआ, 500 सीटों में, यहाँ 42 के 42 सीट में हिंसा हुआ, मर्डर हुआ, लोगों को वोटिंग करने नहीं दिया, तो लोगों हाईवे जाम किए, फिर पुलिस वाले लेके उनको वोटिंग कराया, बूथ में ताला मार दिए लोग कि क्यों सेंट्रल फोर्स नहीं है। लोग पुलिस पर भरोसा नहीं करते, पुलिस कैडर जैसा काम करती है। और जहाँ डिस्टर्ब है वहाँ तो ज़्यादा फेज में होता है। इससे 126 केवल सीट है, आसाम में 3 फेज में हो रहा है, तो वहाँ तो प्रश्न कोई नहीं करता है। जिसको डरने का भय है, जिसे हारने का भय है, वही प्रश्न करते हैं। बाकी लोग खुश हैं यहाँ के लोग। आप देखिए, सेंट्रल फोर्स आए ना, गांव के महिलाएं उनकी आरती उतार रही हैं, फूल छिड़का रही हैं उनको। क्यों? कि आप हमारा त्राता है, हमारा रक्षा करता है। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर सुरक्षित नहीं है तो हमारे जैसे लोग क्या, बाकी लोग क्या है। तो इसलिए जो चोर है उनको डर लगता है पुलिस आने से। यहाँ लोग तो बहुत खुश हैं कि कम से कम अपना वोट अपना डाल सकते हैं। सर, आपको कभी सेंट्रल लीडरशिप में इंटरेस्ट नहीं था? आपको सिर्फ स्टेट में ही आपको स्टेट लीडरशिप में इंटरेस्टेड थे? आप कभी सेंट्रल लीडरशिप या नेशनल फ्रंट में नहीं जाना चाहते थे? देखिए, बंगाल में भाजपा कमज़ोर रहा। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत का विकास हो गया, पूर्व भारत का नहीं हुआ है। जब तक यहाँ का विकास नहीं होगा, हमारा विकास अधूरा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई थे, वो भी बोलते थे कि सब उत्तर दक्षिण पश्चिम जीत गए, पूर्व भारत जीत नहीं पाए। जब तक ये नहीं जीते, हमारा जीत अधूरा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बंगाल जैसा प्रदेश ऐतिहासिक काम किया, यहाँ से महापुरुष गए, इतने बड़े बड़े काम की कंट्रीब्यूशन दिए, वहाँ भाजपा को शक्तिशाली करना। उसके साथ साथ यहाँ जनसंघ स्थापना हुआ, हमारे पार्टी के संस्थापक यहीं के रहे, और देश की अखंडता के लिए बलिदान दिए काश्मीर में जा करके। तो यहाँ पार्टी को सशक्त करना है, ये हमारा मिशन है। पहले यहाँ जीतें, फिर देखेंगे। और पहले से ही पार्टी ने मुझे प्रदेश का जिम्मेदारी दे के रखा है, मैं उसी में खुश हूँ और उसको पूरा करने में लगा। सर, एक आखिरी सवाल, आपका रिलेशनशिप सेंट्रल लीडरशिप के साथ कैसा है? अच्छा ही है। उन्होंने मुझे सिखाया राजनीति। आया तो माननीय अमित भाई प्रेसिडेंट थे, लगभग 4 साल उनके साथ काम किया। उसके पहले से जीएस था, उस समय 4-5 साल। माननीय नड्डा जी हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता, परिचय हैं। उसके पहले माननीय रामलाल जी थे, अभिभावक जैसे। अभी संतोष जी हैं, मित्र हैं, हमारे प्रचारक हैं वो भी। और जो सीनियर लोग जिनके संबंध में आते हैं यहाँ, श्री प्रकाश जी हैं, कैलाश जी हैं, मेनन जी हैं, जो लोग बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बाकी बंगाल में भी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं मिलता रहता हूँ। उन्होंने खूब परिश्रम किया है, सफलता कम मिला है लेकिन लगन खूब था। आज लोग आए, हम लोग मिल कर काम कर रहे हैं, तो सफलता मिल रही है। तो सबको लेकर आगे बढ़ने का जिम्मेदारी मेरी है, मैं वही कर रहा हूँ। सर, और फाइनल क्वेश्चन, जब आप राजनीति नहीं करते हैं तो आपके क्या इंटरेस्ट है? अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए। सब जानते हैं दिलीप घोष को स्टेट प्रेसिडेंट, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट के नाम से, लेकिन अदरवाइज आपके क्या इंटरेस्ट हैं? आप क्या करते हैं जब आप राजनीति नहीं कर रहे होते? अब सब समय राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मिनट टू मिनट प्रोग्राम रहता है मेरा। सुबह 6 बजे मैं घर से निकलता हूँ, 5:30 बजे, और रात तक चलता है। फैमिली बोलने से मैं अकेले हूँ। मैं आरएसएस का प्रचारक रहा, इसलिए मेरा कोई परिवार नहीं। 38 साल पहले परिवार छोड़ा है। माता जी हैं, मिलने जाता हूँ। और भाई लोग अपना अपना काम में लगे हैं, वो लोग भी अपने किसी न किसी संगठन में काम करते हैं इसी विचारधारा से। और अपने जो कार्यकर्ता
हमारा काम संगठन यही दिन रात करते हैं हम, कोई भी काम करते हैं उसके साथ वही जुड़ा रहता है। यहाँ अपना घर भी नहीं है, हर साल घर बदलते हैं, कोई रहने के लिए जगह देता है तो, और अपने पीए कार्यकर्ता साथ में रहते हैं, तो इतना ही। और नहीं तो किसी के घर में खाना खा लेते हैं अपने कार्यकर्ताओं के घर में। दिन में महीना में 25 दिन बाहर रहते हैं संगठन के लिए, कभी पार्टी कार्यालय में रहते हैं, या तो गेस्ट हाउस या तो होटल में कहीं रहने की व्यवस्था होती है वहीं रहते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ घूमते हैं, उनके घर में खाना खाते हैं। और आज नहीं 38 साल से मेरा यही चल रहा है, वही मेरा लाइफस्टाइल है आज भी, और उसको बरकरार रखा हूँ मैं। संगठन ही सब कुछ है। और राजनीति करता हूँ, जब राजनीति नहीं करता था, राजनीति एकदम नहीं करते थे, आज राजनीति करते हैं, 24 घंटे राजनीति करते हैं। सर थैंक यू सो मच हमसे धन्यवाद। बात करने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू। If you like this video, don't forget to virtually like this video as well. Share the video with your friends and your family, and do not forget to subscribe to this channel to support independent journalists like me. Thank you so much for watching.